पिछले एपिसोड में टैन्यू अपने डिवाइन स्वॉर्ड जिमी को लेने के लिए चला गया था और कहा था कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूँ, लेकिन इसे देख डिवाइन स्वॉर्ड कहने लगता है कि तुम कौन हो और मेरा नाम तुम कैसे जानते हो। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मगर हम देखता है कि डिवाइन स्वॉर्ड इस पर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम तो एक मामूली से मॉर्टल हो और इसीलिए तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरा मास्टर हो। फिर वो कहता है कि अगर तुम मेरा नाम भी जानते हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी तुम इतना आसानी से मुझे धोखा नहीं दे सकते और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस पर टैन्यू कहता हो सकता है कि तुम मुझे नहीं पहचान रहे और फिर वो अपने बाकी के स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि क्या तुम इनको भी नहीं पहचान रहे। तो बाद हम देखता है कि डिवाइन स्वॉर्ड इस पर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुमने तो मेरे मास्टर के 500 डिवाइन स्वॉर्ड को भी ले लिया। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि जब उस समय मैंने तुम्हें क्रिएट किया था तब उस समय मैंने तुम्हें जिमी का नाम देने का कोशिश किया, जबकि तुम अपना नाम एनहिलेशन रखने के लिए जिद करने लगे और इसीलिए मैंने तुम्हें डराने के लिए कोशिश किया और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इरेज कर दूंगा। जिसके बाद वहाँ पर तुम बहुत बुरे तरीके से डर गए थे और उसके बारे में तो केवल मैं और तुम जानते हैं और इसीलिए क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर यकीन नहीं करते। लेकिन हम देखता है कि डिवाइन स्वॉर्ड इसे पहचान गया था और कहता है कि मास्टर सच में तो आप ही हैं और मैं तो यहाँ पर काफी टाइम से आपका ही वेट कर रहा था। जिसके बाद टैन्यू कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ और अब तो केवल कुछ ही सालों की बात है, क्योंकि उसके बाद मैं इमोर्टल रिल में जाने वाला हूँ जहाँ पर कि मैं इमोर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा और फिर उसका यूज करके तुम अपने ताकत को रिस्टोर कर सकते हो। तब ऐसी बात सुनकर डिवाइन स्वॉर्ड भी इसके लिए इसे थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं आपके लिए अपने ऊपर से डेथ बैन को हटा रहा हूँ, जिसके बाद मैं डीप स्लीप में चला जाऊंगा। तभी हम देखता है कि टैन्यू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो डिवाइन स्वॉर्ड को इसके अंदर से बाहर निकाल सके। जिसके बाद हम देखता है कि वो डिवाइन स्वॉर्ड इसके सामने आ गई थी, इसीलिए टैन्यू भी इसके पास आता है और हम देखता है कि वो फिर से इसके ऊपर अपने किसी पावर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो डिवाइन स्वॉर्ड भी एक्टिवेट हो जाता है और वो टैन्यू के साथ में जाने के लिए रेडी हो गया था। तभी टैन्यू कहता है कि मैं सभी को दिखाने वाला हूँ कि मैं इस डिवाइन स्वॉर्ड को किस तरह से ले रहा हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर आकर खड़ा हो गया था, जिससे देखते सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं होता कि टैन्यू ने सच में ऐसा कर दिया। मगर वहीं हम देखता है कि टैन्यू के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और इसीलिए वो इसे बहुत ही आसानी से लेने में कामयाब हो गया था। वहीं हम देखता है कि मिस पिंग इस बात से काफी खुश हो गई थी और कहती है मुझे पता था कि वो ऐसा कर देगा। वहीं उधर एल्डर भी इस बात से हैरान होता है और कहता है कि टैन्यू ने तो सच में इसे हासिल कर लिया। तभी हम देखता है कि टैन्यू मास्टर तेनताई के सामने आता है, जो कि इस बात से टैन्यू पर काफी खुश हो गए थे। फिर वो कहने लगता है कि हमारे एंसेस्टर के अनुसार जो कोई भी इस डिवाइन स्वॉर्ड को हासिल कर लेगा वो हमारे हुआंगफू सेक्ट का यंग मास्टर होगा और अब इसीलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि 3 दिन के बाद हुआंगफू माउंटेन पर टैन्यू को यंग सेक्ट मास्टर बनाने का सेरेमनी होगा। अब इसीलिए मास्टर तेनताई कहता है कि वहाँ पर पूरे सेक्टर को आना होगा, जिसमें कि 9 डिवीजन के सभी एल्डर और स्टूडेंट का भी आना जरूरी है और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई भी मेरे इस बात को नहीं मानेगा इसके लिए मैं उसे मौत की सजा दे सकता हूँ। जिसके बाद हम लगता है कि सभी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हम लगता है कि मिस पिंग टैन्यू के बारे में सोचने लगी थी, जहाँ कहते हैं कि अब तो टैन्यू यंग मास्टर बन गया है और इसीलिए ऐसा हो सकता है कि शायद उसके पास में मुझसे मिलने के लिए टाइम ना हो। फिर वो कहते हैं कि उसने तो उस डिवाइन स्वॉर्ड को भी बहुत ही आसान से हासिल कर लिया, जिससे कि ग्रैंड मास्टर भी आज तक कंट्रोल नहीं कर सके थे। अब इसीलिए मिस पिंग को डाउट होने लगता है कि वो जरूर किसी पावरफुल फिगर का रीइंकार्नेशन है। मगर तभी हम देखता है कि सुचेन भी यहाँ पर आ जाती है और मिस पिंग से पूछते हैं कि तुम किसके रीइंकार्नेशन के बारे में बात कर रही हो, लेकिन हम देखता है कि मिस पिंग इसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती और फिर कहते हैं कि इस समय तो काफी लेट हो गया है, लेकिन इसके बाद भी तुम रेस्ट करने के लिए क्यों नहीं गई। तब इस पर सुचेन कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें काफी टाइम से वेट करते हुए देख रही हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में चिंता होने लगी। तब इस पर मिस पिंग कहती है कि मैं तो अपने मास्टर का वेट कर रही हूँ और इसीलिए चाहे इसमें कितना भी लंबा टाइम क्यों न लगे फिर भी मुझे अपने मास्टर का वेट करने में कोई परेशानी नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि सुचेन फिर से मिस पिंग को समझाने के लिए कोशिश करती है, मगर तभी हम देखता है कि टैन्यू यहाँ पर आ गया था, जिससे देखते ही मिस पिंग तुरंत उसके पास में आ जाती है, जबकि वही सुचेन भी इसे ग्रीट करती है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए डेथ स्क्रिप्चर दिया था और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन कैसी चल रही है। तब इस पर सुचेन बताती है कि मैंने इसके 5th वॉल्यूम को कल्टीवेट कर लिया है। जिसके बाद हम लगता है कि टैन्यू भी इसके टैलेंट की तारीफ करता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद हम लगता है कि सुचेन यहाँ से चली जाती है, जबकि वही मिस पिंग टैन्यू से कहते हैं कि मैं आपके आने की वजह से काफी खुश हूँ और इसीलिए आज रात में फिर से आपके साथ में ड्रिंक करना चाहती हूँ। जिसके बाद हम लगता है कि टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वे ड्रिंक करने के लिए अंदर आ जाते हैं। तभी मिस पिंग कहते हैं कि आप तो काफी टाइम से मुझसे मिलने के लिए नहीं आए और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरे बारे में भूल गए थे। तब इस पर टैन्यू कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो असल में इमोर्टल रिल में जाने के लिए बेचैन हूँ और इसीलिए ही मैं काफी टाइम से कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ था।
तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंक कहते हैं कि आप तो इमोर्टल में जाने के लिए रेडी हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर इनकारनेट हुए हैं। तब इस पर टैनी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा। जिसके बाद मिस पिंक कहते हैं कि आज तक आपने कभी मुझे अपना असली चेहरा नहीं दिखाया, इसीलिए क्या जब आप इमोर्टल में चले जाएंगे तब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। लेकिन इस पर टैनी कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं जैसे ही इमोर्टल में चला जाऊंगा तब वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें अपना असली चेहरा जरूर दिखाऊंगा। तब यह सुनते ही मिस पिंक उससे पूछते हैं कि सच में? लेकिन तभी इस पर टैनी कहता है कि इसके लिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब उस समय तुम मेरा असली चेहरा देखोगी तब तुम उसके लिए मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होगी और ना ही तुम इसके लिए मुझे ब्लेम करोगी। तब इस पर मिस पिंक कहते हैं कि मास्टर क्या आप डर रहे हैं? लेकिन हम देखता है कि टैनी उस पर कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद मिस पिंक कहते हैं कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता ना कीजिए, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं केवल आपसे ही प्यार करती हूँ। तभी इस पर वो पूछता है कि टैनी का क्या हुआ। जिसके बाद मिस पिंक कहते हैं कि मैंने आपसे उस समय झूठ बोला था, क्योंकि आपने कहा था कि आप पूरे लाइफ टाइम के लिए मेरा ख्याल रखेंगे और इसीलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि क्या आपको इसके बारे में याद है। तब इस पर टैनी भी कहता है कि हाँ। जिसके बाद मिस पिंक कहते हैं कि मुझे टैनी के बारे में बात करते हुए काफी गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उसने मुझे टॉप ग्रेड वाला रिजुवेनेशन फील दिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूरी फेक है, क्योंकि मैंने इसे केवल कुछ साल पहले ही लिया था, लेकिन मैं तो अभी से ही ओल्ड होने लगी। फिर वो टैनी से पूछने लगते हैं कि मास्टर क्या आपके पास में कोई तरीका है जिसका यूज करके मैं फिर से यंग बन सकूं। तब इस पर टैनी कहता है कि अब तो तुम अपने सिस्टर के जैसे दिखाई दे रही हो और इसीलिए क्या ये अच्छी बात नहीं है। तब इस पर मिस पिंक कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ओल्ड हो गई तो फिर इसकी वजह से मेरा मास्टर मुझे पसंद नहीं करेंगे। तब यह सुनकर टैनी कहता है कि तुम मेरी इकलौती डिसाइपल हो, इसीलिए चाहे तुम कैसे भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें डिसलाइक नहीं करूंगा। जिसके बाद हम लगता है कि मिस पिंक भी खुश हो जाती है और फिर वो टैनी को किस करने के लिए जाती है, मगर तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर वाले पावर एक्टिवेट हो गई थी और वो तुरंत ही टैनी को दूर फेंक देती है। तब इसे देखते हैं मिस पिंक को टैनी के बारे में चिंता होने लगती है और वो कहती है कि मास्टर आपको कुछ हुआ तो नहीं। तब इस पर टैनी कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। जिसके बाद मिस पिंक कहते हैं कि पता नहीं ये कैसे हो गया और मैंने सच में बिल्कुल भी जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तब इस पर टैनी कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कोई बहुत ही पावरफुल चीज है। जिसके बारे में सुनकर मिस पिंक कहते हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए वो कहने लगते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर जो कोई भी है वो तुरंत मेरे सामने बाहर आ जाए। तब इससे देख टैनी मिस पिंक से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो और पहले तुम मुझे इसके बारे में चेक करने दो। जिसके बाद हम लगता है कि मिस पिंक भी इसके लिए रेडी हो गई थी, लेकिन टैनी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी मिस पिंक उससे पूछने लगते हैं कि मास्टर क्या हुआ। जिस पर टैनी कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई इनविजिबल फोर्स है जो कि मेरे पावर को तुम्हारे अंदर जाने से रोक रही है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस पिंक को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और कहते हैं कि मुझे आज तक कोई भी अजीब सा फील नहीं हुआ और कहते हैं कि मुझे कभी भी अपने बॉडी में अजीब सा पावर फील नहीं हुआ। तभी हम देखता है कि टैनी चेक करने के लिए फिर से इसे किस करना जाता है और हम देखता है कि वो पावर फिर से इसे दूर फेंक देती है। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी को इसके बारे में समझ में आ गया था, इसीलिए वो मिस पिंक से कहता है कि तुम्हारे अंदर सच में कोई बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस है, लेकिन वो असल में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि वो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है और यही पावर मुझे असल में तुम्हारे साथ में फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाने से भी रोक रहा है। तब इस पर मिस पिंक कहते हैं कि हम इसके बारे में क्या करें। तभी हम देखता है कि टैनी फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और कहता है कि चाहे तुम कोई भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस पिंक मेरी डिसाइपल है और इसीलिए तुम इसे थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करना, नहीं तो मैं फिर इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखता है कि टैनी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं फिर से कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ और इसीलिए वापस आने के बाद मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंक इस बात से काफी खुश हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि सभी चीफ टैनी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वे कहते हैं कि आखिरकार ये टैनी कौन है, क्योंकि जिस डिवाइन स्वॉर्ड को 10,000 सालों से कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया था, टैनी ने तो उसे बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर वे कहते हैं कि हमने इसके लिए बहुत लंबे टाइम से प्लान किया था, लेकिन हम तो इसमें बहुत बुरे तरीके से फेल हो गए और इसके अलावा इसमें हमारे 9 डिवीजन के बहुत सारे कोर डिसाइपल भी मारे गए। तभी एक चीफ गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं तो उसे अपने हाथों से मार देना चाहता हूँ। जिसके बाद दूसरा चीफ कहता है कि अगर वो यंग सेक्ट मास्टर बन गया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी हम उसे सेक्ट मास्टर की पोजीशन नहीं दे सकते और इसीलिए हमें इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करते हैं ताकि वे मास्टर तेनताई को ऐसा करने से रोक सकें। फिर वे कहते हैं कि टैनी को इसके लिए हमारे डिसाइपल के साथ में कम्पीट करना ही होगा। तभी एक दूसरा चीफ कहता है कि ये तो बहुत ही वीक है और इसीलिए ऐसा करके हम तो मास्टर तेनताई और टैनी को दूसरा चांस देने वाले हैं। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कुछ और करने का डिसाइड करते हैं ताकि वे मास्टर तेनताई को सेक्ट मास्टर के पोजीशन से हटा सकें।
लेकिन तभी हम देखता है कि एक चीफ इस बात से काफी परेशान होने लगता है और कहता है कि क्या इसके लिए हम फिर से सही समय का वेट करने वाले हैं। तब इसके बारे में सुनकर दूसरा चीफ कहता है कि ब्रदर सीधू के बाद पूरी तरह से सही है, क्योंकि अगर हमने इसके लिए और ज्यादा लेट किया तो फिर इतने टाइम में और भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अब इसीलिए हम देखता है कि ये सभी टैनी और मास्टर तेंताई को जल्दी से खत्म करना चाहते हैं ताकि वे हुआंको वाली सेक्टर को अपने कंट्रोल में ले सकें। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी अब इसके लिए मान गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखता है कि एक प्रिंस एंजॉय कर रहा था। तभी हम देखता है कि उसमें से एक चीफ इसके पास आता है और कहता है कि उनका डिसीजन भी वैसे ही है जैसा कि आपने इसके बारे में उम्मीद किया था। तभी हम देखता है कि प्रिंस अपने मेट को यहाँ से जाने के लिए कहता है और तभी गलती से वाइन वाला ग्लास नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखता है कि वो लड़की इस बात से काफी डर गई थी और वो तुरंत ही प्रिंस के सामने इसके लिए अपने जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि प्रिंस गुस्से में इस पर अटैक कर देता है और फिर उसने इसे उठाकर दूर फेंक दिया था। उसके बाद हम देखता है कि मेट तुरंत यहाँ से भाग जाती है। फिर वो प्रिंस कहने लगता है कि जनरल सेनू, अगर हम टैनी और मास्टर तेंताई को नहीं पकड़ सके तो फिर आप इसके बारे में क्या करेंगे। तब इस पर सेनू कहता है कि 9 डिवीजन एक साथ में वहाँ पर जाने वाले हैं और इसीलिए हम इसमें बिल्कुल भी फेल नहीं होंगे। तब इस पर प्रिंस कहता है कि साथ तुम टैनी और मास्टर तेंताई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि अगर उनके पास में कोई बैकअप प्लान हुआ तो फिर तुम इसके बारे में क्या करोगे। जिसके बाद हम देखता है कि सेनू तुरंत इसके लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्रिंस मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। तब इस पर प्रिंस कहता है कि मैंने तुमसे यही उम्मीद किया था और मुझे पता था कि तुम इसमें कोई ना कोई गलती जरूर करोगे। फिर वो सेनू से कहता है कि तुम उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेज दो, क्योंकि जैसे ही हमें सही चांस मिलेगा मैं इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर करूंगा और तुम इस मौके का फायदा लेकर तुम उनको मार देना। जिसके बाद हम देखता है कि सेनू भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि प्रिंस आपकी प्लानिंग तो सच में काफी सही है और इसीलिए मुझे पता है कि आने वाले टाइम में आप ही सेक्ट मास्टर बनेंगे और अगर ऐसा हो गया तो हम सभी 9 डिवीजन को एक साथ में लीड करेंगे। तब इस पर प्रिंस कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैं इसके बारे में जल्दी ही कुछ करूंगा। वहीं हम देखता है कि टैनी मास्टर तेंताई के पास आता है और कहता है कि आपने तो अचानक से मुझे यहाँ पर बुला लिया और इसीलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या बात है। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि तुमने डिवाइन स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लिया है और इसीलिए तुम यहाँ के यंग सेक्ट मास्टर भी बन गए हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 9 डिवीजन इसके बारे में शांत नहीं रहेंगे और वे कुछ ना कुछ करने की कोशिश जरूर करेंगे। फिर वे कहता है कि अब तो 9 डिवीजन का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है और इसीलिए ही तुम्हें उनसे केयरफुल होना पड़ेगा। तब इस पर टैनी कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में समझ गया। तभी हम देखता है कि मास्टर तेंताई ने स्वानकुई को भी यहाँ पर बुला लिया था और कहता है कि ये मेरा बहुत ही भरोसेमंद है और इसीलिए अब से ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काम करेगा। जिसके बाद हम देखता है कि स्वानकुई भी टैनी को फॉलो करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि मैं आपसे हर समय आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तभी मास्टर तेंताई टैनी से कहता है कि तुम्हें तुरंत ही ड्रैगन क्लाउड सेक्ट में जाना होगा, क्योंकि अभी पता चला है कि वहाँ की कंडीशन उतनी सही नहीं है। फिर वह कहता है कि 3 दिन के बाद सेरेमनी भी होने वाली है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम टाइम पर आ जाना। जिसके बाद हम लगता है कि टैनी भी यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो मास्टर तेंताई से कहता है कि मैं तो हुआंको वाली सेक्टर को आधे रात में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर खतरा हो सकता है। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि जब तक तुम हुआंको वाली सेक्ट में हो यह जगह पूरी तरह से सेफ है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वे टैनी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और कहता है कि मैं तो 9 डिवीजन के साथ में इतने 1000 सालों से डील करता आ रहा हूँ और इसीलिए मैं इनको बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता हूँ। फिर वे कहता है कि मैं आने वाले समय में खुद ही तुम्हें सेक्ट मास्टर का पोजीशन दूंगा और अब इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी स्वानकुई के साथ में यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखता है कि मास्टर तेंताई गुसेंग को भी यहाँ पर बुलाते हैं, जो मास्टर तेंताई से कहता है कि मैं हमेशा ही आपके साइड में हूँ। जिसके बाद मास्टर तेंताई कहता है कि मैं तो अभी सेक्ट में हूँ, इसीलिए यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि टैनी यहाँ से बाहर गया है और इसीलिए उसे प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। फिर वे गुसेंग से कहता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें टैनी को कैसे भी प्रोटेक्ट करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर गुसेंग भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी कुछ ही देर में हम देखता है कि 9 डिवीजन का सभी एल्डर यहाँ पर आ गए थे। जिससे तक मास्टर तेंताई कहता है कि मैंने जैसा उम्मीद किया था तुम तो उससे भी जल्दी यहाँ पर आ गए। तब इस पर वे कहता है कि तुम्हें टैनी को यहाँ पर बुलाना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमारे कोर डिसाइपल के साथ में कम्पीट करे और अगर वो उनसे जीत गया तो फिर वो सेक्ट मास्टर बनने के लिए काबिल होगा। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है अगला सेक्ट मास्टर कौन बनेगा तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं एक एल्डर कहता है कि मेरा डिसाइपल लिनफान भी बहुत पावरफुल है। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि अगर तुम्हारा कोई भी डिसाइपल टैनी से ज्यादा पावरफुल है तो मुझे भी लगता है कि वो सेक्ट मास्टर के पोजीशन के लिए सुटेबल है और अगर ऐसा है तो हम इसके बारे में फिर से डिस्कस कर सकते हैं। मगर हम देखता है कि वे इसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वे तुरंत ही मास्टर तेंताई पर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर तेंताई के 2 लोग इनको रोकने के लिए आ गए थे और वे कहता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई।
तब इस पर एक एल्डर कहता है कि हुआंगफू इस तक काफी टाइम से डिक्लाइन कर रहा है और ये सब असल में केवल मास्टर तेंताई की कमजोरी की वजह से हो रहा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि मास्टर तेंताई को अपनी पोजीशन किसी जीनियस स्टूडेंट को दे देनी चाहिए ताकि हम फिर से हुआंगफू सेक्टर के पहले वाले ग्लोरी को रिस्टोर कर सकें। तब ऐसी बात सुनते मास्टर तेंताई के लोग इनका सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके बाद हम लगता है कि वे लोग भी इनसे फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए यहाँ पर इनके बीच में फाइट होने लगती है। तभी हम लगता है कि एक एल्डर मास्टर तेंताई के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो तुरंत उन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब इसे देख मास्टर तेंताई भी इसके लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे अटैक करने से रोक देते हैं, मगर अभी भी हम लगता है कि वे इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होते और इसीलिए वे सभी फिर से मास्टर तेंताई पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जिसके बाद हम लगता है कि मास्टर तेंताई ने भी अपने पावर का यूज करके इनको रोक दिया था और फिर वह कहता है मुझे पता है कि बहुत सारे पावर हुआंगफू सेक्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही उनके साथ में मिले हुए हो, मगर हम देखता है कि इनमें से कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और तभी एक और एल्डर फिर से मास्टर तेंताई पर अटैक करने के लिए आ गया था और कहता है जैसे ही सेक्टर मास्टर की पोजीशन खाली हो जाएगी तब कोई काबिल आदमी इसे ले लेगा। लेकिन अभी भी हम लगता है कि मास्टर तेंताई इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी किसी तरह से इनका सामना करने के लिए रेडी होते हैं। तभी हम देखता है कि बाकी एल्डर इस एल्डर के बारे में बात करने लगते हैं और कहता है कि वो तो बहुत ही शानदार तरीके से मास्टर तेंताई को टक्कर दे रहा है और ऐसा लगता है कि वह सेक्टर मास्टर के पोजीशन को भी ले लेगा। लेकिन इस पर एक एल्डर कहता है कि तुम्हें मास्टर तेंताई को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम लगता है कि बाकी एल्डर भी इसके लिए मान गए थे और कहता है कि हमें भी इसके लिए वेट करना चाहिए। वहीं हम देखता है कि वो एल्डर मास्टर तेंताई के सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है और कहता है कि मैं आज यहाँ पर तुम्हें जरूर मारूंगा। फिर वो कहता है कि अगर आज मुझे यहाँ पर कुछ हो भी गया तो फिर उसके बाद मेरे लोग हुआंगफू सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अब इतनी बात कहने के बाद वो मास्टर तेंताई पर अटैक करने के लिए चला गया था, लेकिन तभी हम देखता है कि टैनी यहाँ पर आकर इसके अटैक को रोक लेता है और इसीलिए ये एल्डर मास्टर तेंताई का कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखता है कि मास्टर तेंताई को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वे अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहते। तभी वो एल्डर टैनी से कहता है कि हम तुम्हें ही खोज रहे थे और अब तो तुम ही सही समय पर यहाँ पर आ गए हो और अब इसीलिए तुम दोनों एक साथ में मरने के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।